हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इवनिंग में 7 to 8 हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम कॉस्मोलॉजी का आज लास्ट लेक्चर देखेंगे। आज हमारा अंतरिक्ष विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्रह्मांड की संरचना हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। कितनी थ्योरीज मिलती है ब्रह्मांड की? कितनी थ्योरीज मिलती हैं? अरे ब्रह्मांड के संरचना की, ब्रह्मांड की नहीं, आपके सौर मंडल के, सोलर सिस्टम के संरचना की कितने सिद्धांत मिलते हैं? 3 सिद्धांत मिलते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। ठीक है ना? मोनो स्टार, डुअल स्टार, डबल स्टार। मोनो स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कांट और लाप्लास के द्वारा दी गई है। डुअल स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? चैम्बरलिन और जीन्स के द्वारा दी गई है। और डबल स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? लिलिटन के द्वारा दी गई है। इन सारी थ्योरीज, इन सारे सिद्धांत में किसके सिद्धांत मान्य है? लिलिटन का सिद्धांत मान्य है ना? फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था? हमने कुछ प्लैनेट्स के बारे में देखा था, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये 4 प्लैनेट हमने कंप्लीट कर लिए थे। और इसके बाद हमने देखे थे कि मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिनको एस्टेरॉइड बेल्ट्स बोला जाता है। ये क्षुद्र ग्रह क्या हैं? यह वह पत्थर के टुकड़े हैं जो प्लैनेट में तब्दील नहीं हो पाए हैं या किसी प्लैनेट में नहीं मिल पाए हैं, अलग से आसपास घूम रहे हैं। क्लियर हो गया था? यहां तक समझ में आ गया था? यह क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं तो यही क्या कहलाते हैं? उल्का या उल्का पिंड कहलाते हैं। जो पृथ्वी की दिशा में आते हैं उनको क्या कहा जाता है? उल्का। और जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में आते हैं उनको क्या बोला जाता है? बोलाइट्स बोला जाता है। चलो, बहुत बढ़िया। 2 ऐसे ग्रह बताओ जिनमें कोई भी तरीके की प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। मरकरी और, इनमें कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाए जाते। 2 ऐसे ग्रह बताइए जो बाकी सारे ग्रह से विपरीत दिशा में घूमते हैं। वीनस और, याद हो रही है ना चीजें? वीनस और यूरेनस। ठीक है। येलो प्लेनेट किसे कहा जाता है? वीनस। ठीक है। किसे कहा जाता है? ग्रे प्लेनेट किसे कहा जाता है? मरकरी। फोबोस और डीमोस कौन से प्लेनेट के? मार्स। ठीक है ना? नेचुरल सैटेलाइट है। सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? डीमोस। किसी ने फोबोस बोला। ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? डीमोस। ठीक है। सबसे बड़ा गैनीमेड है, जो अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, जुपिटर का है, अभी आने वाला है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि उल्का और उल्का पिंड में क्या डिफरेंस है। किसे बोलेंगे उल्का? मीटियोर। मीटियोर किसे कहेंगे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, एटमॉस्फेयर में आ गया, वायुमंडल में आ गया, लेकिन सतह पर नहीं आया है कोई क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, तो उसे क्या बोला जाएगा? मेटेओर बोला जाएगा, उल्का बोला जाएगा। और पृथ्वी के सतह पर आ गया तो मेटेरॉइड्स बोला जाएगा। ठीक है। और विपरीत दिशा में आया है तो बोलाइट बोला जाएगा। ठीक है। इसी एस्टेरॉइड बेल्ट के गिरने से महाराष्ट्र में एक झील बनी है ना? कौन सा लेक है? लोनार झील, लोनार लेक। किसके गिरने से बनी है? अपने एक उल्का गिरने से बनी है, उल्का पिंड के गिरने से बनी है। ठीक है। माना यह जाता है कि ये जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर जो बना है, वो भी एक बहुत बड़े उल्का, मतलब सबसे बड़ा उल्का माना जाता था, जिसका नाम था इजिप्टा। क्या नाम था? इजिप्टा। इजिप्टा के गिरने से क्या बना है आपका? प्रशांत महासागर बना है। पैसिफिक ओशियन वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एस्टेरॉइड इजिप्टा। प्रशांत महासागर किसके गिरने से बना है? इजिप्टा के गिरने से बना है। ठीक है ना? इसी तरीके से भारत की, महाराष्ट्र की लोनार लेक, लोनार झील, वह भी एक उल्का द्वारा निर्मित झील है, मेटेओर द्वारा बनी हुई झील है, मेटेरॉइड द्वारा। क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आया है? ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पीडीएफ्स में नहीं होंगे, जिनको आपको नोट डाउन करना है। हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में देखा था? एस्टेरॉइड के बारे में हमने क्लासेस शुरू की थी। शुरू करेंगे आज हम किसके? एस्टेरॉइड्स वाले में। किसके किसके बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या मिलेंगे आपको? एस्टेरॉइड बेल्ट। मैंने बताया था कंकड़ से लेके करीब 100 किलोमीटर तक के डायमीटर रखने वाले इतने बड़े बड़े हमें क्या मिलते हैं? एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। ये एस्टेरॉइड्स क्या है? कुछ नहीं है, धूल के कण, कंकड़, पत्थर ही हैं, जो कि किसी प्लेनेट में तब्दील नहीं हो पाए हैं। ठीक है ना? बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच बहुत सा छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब बिटवीन मार्स एंड जुपिटर मैनी स्मॉल एंड बिग पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
ठीक है ना, many small and big particles revolving around the sun, these are known as asteroid belts या these are known as asteroids। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये देखो डायग्राम में हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये आपके क्या है, सारे के सारे एस्टेरॉइड है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रत्येक क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा, प्रत्येक क्षुद्र ग्रह की अपनी ही क्या होती है, कक्षा होती है, मतलब एक डेफिनेट पाथ में घूम रहे होते हैं। यह कंकड़ से लेकर करीब 100 किलोमीटर लंबाई तक होते हैं। हमने अभी देख लिया कि भाई करीब छोटे से पार्टिकल्स कंकड़ से लेके बहुत बड़े बड़े, अगर आप लोग को डायग्राम में देख पा रहे हो तो देखो ये और कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है, पत्थरों के टुकड़े हैं जो किसी प्लेनेट में नहीं जा पाए हैं। अब इस तरफ भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, और इस तरफ भी सन है। तो ये बेचारे ना इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं, इसीलिए वो कहाँ घूम रहे हैं, बीच में ही घूम रहे हैं। लिलिटन की थ्योरी याद है ना, लिलिटन ने इसका सिद्धांत दिया था, है ना, तो उस हिसाब से तो आप लोगों को केवल 4 एस्टेरॉइड्स के नाम याद रखने हैं, ये सबसे बड़े एस्टेरॉइड माने जाते हैं, ठीक है। क्या नाम याद रखोगे, सेरेस, विस्टा, पलास और हिजिया। क्या नाम बोला जाता है, सेरेस, है ना, नाम बोलो, सेरेस, वेस्टा, पालास और हिजिया, ठीक है। चलो ये नाम आते हैं किसके, दीज आर दी 4 लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स इन द बेल्ट आर कॉल्ड सेरेस, वेस्टा, पालास एंड हिजिया नाम करके आता है। इसको हिंदी में हिजिया लिखते हैं, हिजिया, ठीक है, इसीलिए उसको वही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है, हिजिया। चलो तो 4 सबसे बड़े एस्टेरॉइड बेल्ट की बात, अगर एस्टेरॉइड्स की बात करें तो वो कौन से होंगे, सेरेस, वेस्टा, पालास और हिजिया, ठीक है। चलो ये नाम याद रखना है। ये होते हैं आपके, देखो दिख ही रहे हैं, ये किस तरीके के पत्थर टाइप के टुकड़े दिख रहे हैं, ठीक है। देखो जब भी कभी इस तरीके की चीजें डेवलप की जा रही है कि जब भी मान लो अर्थ के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आ रहा है ना, तो इस तरीके की टेक्निक लाई जा रही है कि इस एस्टेरॉइड के पास ही क्या छोड़ा जाएगा, रॉकेट शिप छोड़ा जाएगा और इसको अंदर ड्रिल करके, इसमें ड्रिल करके विस्फोटक पदार्थ डाल दिए जाएंगे ताकि ये अर्थ के सरफेस के आने के पहले क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके की टेक्निक लाई जा रही है क्योंकि अगर ऐसे एस्टेरॉइड जो उनका पिंड है वो अगर पृथ्वी पे गिरेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। क्लियर हो गया, एस्टेरॉइड समझ में आ गया। एस्टेरॉइड से रिलेटेड हमने 3-4 टॉपिक देखा है। एस्टेरॉइड, इसी से साथ हमने जुड़ी हुई चीजें देखी, मीटियोर, इसी के साथ हमने देखा मेटेरॉइड्स, ठीक है ना, मतलब उल्काएं, उल्का और उल्का पिंड, और इसी के साथ हमने देखा बोलाइट, इसी के साथ हमने क्या देखा है, बोलाइट के बारे में देखा, ठीक है। तो एस्टेरॉइड से रिलेटेड ये 3-4 चीजें हैं जो आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज कौन सी आ रही है आपकी, नेक्स्ट चीज आ रही है जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट चीज कौन सी आएगी, जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, मरकरी सबसे छोटा ग्रह था, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन से ग्रह का है, मार्स का है। सबसे छोटा उपग्रह कौन से ग्रह का है, मार्स का है, नाम क्या है, डीमोस, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, जुपिटर का है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जुपिटर का भी देखेंगे। चलो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वाज जुपिटर। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह, द लार्जेस्ट सिस्टम इन सोलर सिस्टम इज जुपिटर। इसे सूर्य की एक परिक्रमा में करीब 11 साल 9 महीने लगते हैं। समझ में आ रहा है, सूर्य की एक परिक्रमा में करने में कितना टाइम लगता है, 11 साल 9 महीने। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखो, ये जितना बड़ा है ना, इसकी रोटेशनल स्पीड उतनी ज्यादा है। पृथ्वी को अपनी जगह में घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे करीब लगते हैं, इसको मात्र 9 घंटे लगते हैं। सोचो पृथ्वी से करीब ऐसी 386 पृथ्वी जुपिटर के अंदर समा सकती हैं, करीब हजारों गुना, 1300 गुना बड़ा माना जाता है जुपिटर किससे, अर्थ से। लेकिन फिर भी रोटेशन स्पीड अगर देखा जाए तो ज्यादा किसकी है, जुपिटर की। तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। टोटल उपग्रह कितने हैं इसके, तो 79 उपग्रह हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो याद रखना है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है। जुपिटर की और चीजें याद रखेंगे तो क्या है, मतलब सूर्य के परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 11 साल, ठीक है ना। कितना लगता है, 11 साल 9 महीने, एक अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स करके याद रख लो। टोटल इसके नेचुरल सैटेलाइट्स कितने हैं, 79। टोटल प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं इसके, 79 है। एक चक्कर अपनी इस जगह पे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 9 घंटे और 56 मिनट, ठीक है, करीब 10 घंटे समझ लो। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। क्या जो वलय वाली चीजें होती हैं ये वह हैं जो प्राकृतिक उपग्रह तो नहीं बन पाई हैं लेकिन इसके आसपास चक्कर लगा रही है, इन्हें टर्नआउट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
टर्नआउट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्राकृतिक उपग्रह तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उस प्लेनेट के चक्कर लगा रहे हैं। जनरली ये गैसियस प्लेनेट के ही देखने को मिलते हैं, इनर प्लेनेट्स के टर्नआउट्स देखने को नहीं मिलते। क्या हुआ, टर्नआउट समझ में आया, ठीक है। वलय क्या होते हैं, वलय वो चीज है जो प्राकृतिक उपग्रह तो नहीं बन पाई हैं, लेकिन फिर भी इसके क्या कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, क्लियर हो गया यहां तक, ये सारी चीजें याद रखना है आपको। बृहस्पति के कुछ प्रमुख उपग्रह है, इसमें गैनीमेड याद रखो। बृहस्पति का सबसे प्रमुख उपग्रह प्राकृतिक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमेड, गैनीमेड, ठीक है। और यह सबसे बड़ी प्राकृतिक उपग्रह है। दिस इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ी प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है, गैनीमेड। कौन से ग्रह की, जुपिटर की है, ठीक है। और मिलते हैं आपको जैसे यूरोपा, एक मिलता है यूरोपा नाम का मिलता है, ठीक है। कॉलिस्टो एक और मिलता है, कॉलिस्टो नाम का मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ उपग्रह हैं किसके, देखो पिछले बार पीएससी और वनडे एग्जाम्स में ये नेचुरल सैटेलाइट्स पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए नेचुरल सैटेलाइट्स ध्यान से पढ़ना। मार्स का पूछा गया था पिछले बार, है ना, अलग अलग चीज। सबसे बड़ी सैटेलाइट्स कौन सी है, ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी, जितने वनडे एग्जाम्स हैं, व्यापम, एसएससी, रेलवेज के बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। कौन से आपके सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा कहलाएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा कहलाएगा, डिमोस नहीं, सुनो तो क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे छोटा ग्रह मरकरी, और सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह डिमोस, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, और सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह भी जुपिटर का ही है, जो कि है गैनीमेड, ठीक है। कॉलिस्टो, यूरोपा, इस तरीके के और भी नाम दिखते हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वें स्थान वाला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर पे है, 5वें। वो तो हमने सीक्वेंस याद करा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। चलो आगे देखोगे, ये पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है, 1300 गुना बड़ा है, ठीक है ना, अर्थ के करीब। ये पॉइंट आप लोग को ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो भी रिटन एग्जाम से वहां पे आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लिख सकते हो कि अर्थ से करीब 1300 टाइम्स बिगर है, कौन सा, जुपिटर, ठीक है। ऐसे 386 अर्थ समा सकती है किसमें, जुपिटर में। अब अगर आप लोग जुपिटर देख रहे हो तो यहाँ आप लोगों को रेड स्पॉट दिख रहा होगा, इस तरीके के अलग अलग क्या दिखते हैं आप लोगों को, लाल से स्पॉट दिखते हैं। तो कई बार इन सारी चीजों के ऊपर क्या हो रही है, रिसर्च हो रही है कि ये बिग रेड स्पॉट क्या है, आगे देखोगे। इसके ज्ञात उपग्रहों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता है। जितने बड़े ग्रह होंगे, जितने बड़े प्लैनेट्स होंगे, उनमें ज्यादातर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैसियस तत्व ज्यादा मिलेंगे। तो इसके उपग्रहों में क्या ज्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे अर्थ का उपग्रह क्या है, मून, अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है, 79। हमने देखा ज्ञात उपग्रह, वैसे तो इसके टोटल कितने हैं, 118, समझ में आ रहा है ना, लेकिन मान्यता प्राप्त कितने हैं, 79 कोई क्या है, मान्यता प्राप्त है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका द्रव्यमान लगभग सौर मंडल के सभी ग्रहों का 71% एवं आयतन 1.5 गुना है। सारे प्लैनेट्स को भी मिला दो तो इतना ज्यादा, इसका 71% भाग इसी का आता है। समझ में आ रहा है ना, इतना बड़ा है हमारा कौन सा प्लैनेट, जुपिटर। क्लियर हो गया, जुपिटर की ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना है। इसका घूर्णन अक्ष परिभ्रमण अक्ष के 1 डिग्री झुका हुआ है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस से कितनी डिग्री टिल्टेड है, 23। अभी तो अर्थ के बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अर्थ तो शुरू होगी नेक्स्ट लेक्चर से, हम जियोमॉर्फोलॉजी की चीज शुरुआत करेंगे, तब आप लोग देखोगे। अभी तो ये 5वां लेक्चर ही है, ठीक है, 6वां लेक्चर है ना इसका कॉस्मोलॉजी का, ठीक है। तब हमने अभी अर्थ के बारे में देखा ही नहीं। अर्थ अपने एक्सिस से 23.5, अगर जैसे बात करें कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट कितना टिल्टेड है, 23.5। उसी तरीके से ये कितना टिल्टेड है, केवल 1 डिग्री, ठीक है। और इसी टिल्टनेस के कारण जो मौसम वाली चीजें अर्थ में देखने को मिलती है, यहाँ पर मौसम हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, सेम सा मौसम रहता है, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। हाल ही में पायनियर, ठीक है, कौन सा, पायनियर, ठीक है, अंतरिक्ष अभियान द्वारा इसके विशाल लाल धब्बे, ग्रेट रेड स्पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में खोज की गई है कि इसमें अलग अलग तरीके से क्या पाए गए हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, मतलब एक है अर्थ के बराबर के धब्बे पाए जाते हैं। ये इतना बड़ा है, समझ पा रहे हो, जैसे कपड़ों में धब्बे लग जाते हैं ना, दाग धब्बे, तो सोचो जुपिटर में जो धब्बे लगे हैं वो किस साइज के हैं, अर्थ के साइज के, तो इसमें धब्बे पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि खोज हुई है किसके द्वारा हुई है, पायनियर द्वारा हुई है। बाद में वाइजर 1
1, ठीक है। अभियान में यह स्पष्ट हुआ कि यह अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। ऐसा पता चला कि इसके अंदर, जैसे हमने देखे थे, ये सारे के सारे कैसे हैं, गैशियस प्लैनेट्स हैं, तो इसके अंदर अपने अंदर क्या चल रहा है, चक्रवात चल रहे हैं, साइक्लोन्स चल रहे हैं। अगर अभी किसी के दिमाग में आएगा कि ये साइक्लोन्स क्या हैं, तो अभी बस इतना समझो कि ये हवा का बवंडर है, गोल गोल हवा घूमते रहती है ना, क्योंकि इन सारी चीजों को आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, जैसे धीरे धीरे ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो आपको सारी चीज पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक क्या है, सुनामीज क्या है, साइक्लोन्स क्या है, टॉर्नेडोज क्या होते हैं। ये सारी चीजें अभी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी बस इतना समझो, साइक्लोन्स क्या है, चक्रवात क्या है, हवा का एक तूफान, इतना समझ लो, हवा का क्या है, एक तूफान। तो ऐसा माना गया कि इसमें हवा के क्या चल रहे होते हैं, गैसेस के क्या चल रहे होते हैं, टॉर्नेडोज चल रहे होते हैं, तूफान चल रहे होते हैं, ठीक है। यह ग्रह का द्रव्यमान सभी ग्रह के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है। अगर सारे प्लैनेट्स का मास एक साथ कर लिया जाए तो भी अकेला जुपिटर का मास ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा। अत्यधिक भार होने के कारण बृहस्पति दूसरे आकाशीय पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का बल लगाता है। इतना ज्यादा मास है, इसी कारण से एस्टेरॉइड बेल्ट इसी के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से सन का ग्रेविटेशन आ रहा है और यहां से जुपिटर जैसे बड़े प्लेनेट का ग्रेविटेशन आ रहा है। इतनी चीजें याद रखोगे आप लोग किसके बारे में, जुपिटर के बारे में, ठीक है। एक धूमकेतु, अब धूमकेतु की बात करें कि धूमकेतु क्या है, तो धूमकेतु होता है कॉमेट। यहीं पे मैं आप लोगों को कॉमेट के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। देखो कॉमेट क्या चीजें हैं, कॉमेट इज अ ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है। अलग से हेडिंग डाल लोगे धूमकेतु या कॉमेट, और इसमें लिखोगे कॉमेट क्या है, ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। धूमकेतु क्या है ना, धूमकेतु क्या है, इसी को पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पुच्छल तारा। ये डस्ट का मतलब गैस और आपके केवल और केवल धूल कणों का एक समूह है जो कि एक निश्चित दिशा में घूम रहा है। समझ में आ गया, कमेंट क्या रहेगा, आप लोग क्या लिखोगे, धूमकेतु। धूमकेतु धूल के कणों का एक समूह है जो कि एक निश्चित दिशा में ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब निश्चित दिशा में घूम रहा होता है, इसी के कारण ऐसा दिखता है जैसे पूंछ जैसी इसकी दिखती है ना, इस तरीके से ऐसा दिखता है कॉमेट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पुच्छल तारा बोला जाता है या कॉमेट बोला जाता है, ठीक है। एक धूमकेतु इसके पास से गुजरता है तो इसे खिंचाव के कारण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। अगर इसके आसपास से कोई भी धूमकेतु जा रहा है या कोई भी बॉडी जा रही है तो इतना ज्यादा ग्रेविटेशन है इसका कि वो अपने पाथ, जिस पाथ में जा रहा था उस पाथ से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आकाश में शुक्र के बाद सबसे उज्जवल ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। शुक्र के बाद, शुक्र मतलब वीनस के बाद। हमने देखे वीनस को अलग अलग नाम से जाना जाता है, द मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है ना, द राइजिंग या द शाइनिंग स्टार, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद अगर कोई चमकदार है तो वो कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जहां पे एक भी हिम नहीं है, जहां पे क्या नहीं है, आइस, देयर इज नो आइस कवर्ड इन जुपिटर। ये भी पॉइंट अलग से लिखोगे, देयर इज नो आइस कवर्ड इन जुपिटर, है ना। बृहस्पति में किसी तरीके का हिम से ढका हुआ क्षेत्र नहीं पाया गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, सबसे उज्जवल ग्रह बृहस्पति प्रतीत होता है क्योंकि इनका वायुमंडल बहुत घना है जो अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश सूर्य किरणों को परावर्तित कर देता है। हमने देखी ये गैशियस प्लैनेट्स हैं, अब जितनी लाइट्स आती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या देखा अभी, कॉमेट के बारे में देखा। क्या है कॉमेट, धूमकेतु क्या है, ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कणों का एक समूह है जो कि एक निश्चित दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति में मुख्यतः 90%, अभी हमने देखा हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा है, 90% हाइड्रोजन और हीलियम है जो कि गैसीय अवस्था में है। यहाँ के बाद वाले सारे प्लैनेट्स किस अवस्था में है, गैसियस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, दे आर इन गैसियस स्टेट। बादलों की बाहरी परत में मीथेन गैसीय अवस्था में है जबकि अमोनिया क्रिस्टलीय अवस्था में विद्यमान है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बाहरी जो परत है वहां पे मीथेन, ठीक है ना। देखो गैसीय अवस्था में कौन, बाहरी बादलों की बाहरी परत में मीथेन किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। वहीं देखा जाए तो अमोनिया किस अवस्था में है, क्रिस्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में है,
क्रिस्टल फॉर्म में, अमोनिया क्रिस्टल फॉर्म में है और मीथेन जो है बादलों के आसपास वो किस अवस्था में, गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करेंगे अगर जुपिटर के बारे में, तो जुपिटर के कुछ मतलब जुपिटर की सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमेड। क्या नाम है, क्यों है इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, यही प्राकृतिक उपग्रह कैसा है, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। चलो इसके बाद हमने क्या देखा कि और है, जैसे यूरोपा नाम की है, क्रिस्टेला नाम की, अलग अलग क्या पाई जाती हैं इसके प्राकृतिक उपग्रह। टोटल प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, 79, ठीक है ना, 118 तो हैं, बाकी मान्यता प्राप्त कितने हैं, 79, ठीक है। चलो अपने ही जगह पे घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 56 मिनट, ठीक है, करीब 10 घंटे करीब लगते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने में, रेवोल्यूशन ऑफ सन में, ठीक है, 11 साल, ठीक है, करीब 12 साल लगते हैं सूर्य के परिक्रमा करने में। ये गैसियस स्टेट में है या टेरेस्ट्रियल स्टेट में है, गैसियस अवस्था में। वो भी कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम की मतलब ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। इसके बाद हमने देखी ये चमकता है, मतलब शुक्र के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट चमकता हुआ तारा है तो वो कौन सा है, जुपिटर। क्यों, क्योंकि बादलों के इतना ज्यादा घनत्व है बादलों का कि सारी की सारी लाइट क्या हो जाती है, फॉल बैक या रिफ्लेक्टेड हो जाती है ना। ये बादल किस चीज के बने हुए हैं, मीथेन और अमोनिया। मीथेन जो है वो गैसियस स्टेट में है, अमोनिया क्रिस्टल स्टेट में पाई जाती है। क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। देखो मिशंस टू जुपिटर, कई मिशंस चलाए गए हैं जुपिटर के लिए। पायनियर अभी हमने देखा, पायनियर 10 टू पायनियर 11, वेजर 1 एंड वेजर 2, गैलीलियो करके है ना, यूलियस, कैसिनी। कैसिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, एसएससी के एग्जाम में अक्सर रिपीट हुई है कैसिनी, ठीक है ना। कैसिनी, ह्यूजेंस और जूनो, जूनो भी पूछा गया है, जूनो भी याद रखोगे, कौन सी, जूनो। तो ये कुछ हमारे क्या है, मिशन हैं जो किसके लिए चलाए जाते हैं, जुपिटर के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं वनडे एग्जाम्स में। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया है ना। तो मिशंस में कौन कौन से मिशंस याद रखोगे, पायनियर 10, 11, कौन से मिशन याद रखोगे, पायनियर 10, 11। दूसरा याद रखोगे वेजर, कौन सा याद रखोगे, वेजर नाम याद रखोगे, वेजर 1 एंड 2, ठीक है। एक और गैलीलियो, गैलीलियो याद आ रहा है, गैलीलियो जैसा हमने कुछ पढ़ा था ऑलरेडी, है ना, जब हम अंतरिक्ष के सिद्धांत पढ़ रहे थे तब आया था कि भाई किन कौन कौन से अलग अलग थ्योरी। सबसे पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, टॉल्मी के द्वारा दिया गया था, बहुत बढ़िया, टॉल्मी के द्वारा सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। गैलीलियो के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जूनो, ठीक है, कैसिनी बहुत ज्यादा पूछा गया है, जूनो एग्जाम्स में आ सकता है, जूनो हो गया, कैसिनी हो गया, ये सारे मिशन किससे रिलेटेड हैं, जुपिटर से रिलेटेड है, ठीक है, इतना ही याद रखना हमें, दीज मिशंस आर रिलेटेड टू जुपिटर। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन कौन से ग्रह से संबंध रखता है, तो आंसर क्या आएगा, जुपिटर। वेजर कौन से ग्रह से संबंध रखता है, आंसर क्या आएगा, जुपिटर। डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है, सैटर्न। नेक्स्ट प्लेनेट क्या आता है, शनि, ठीक है ना, सैटर्न। चलो तो शनि के बारे में जानेंगे, ठीक है। शनि के आसपास क्या मिलती है, 7 तरीके की रिंग्स पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये छल्ले किसके हैं, एक्चुअल में ये गैसियस और डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो छल्ले हैं। याद है लिलिटन की थ्योरी, लिलिटन का सिद्धांत क्या बता रहा था, एक स्टार है सन और इसके अलावा 2 स्टार और हैं, याद आ रहा है, स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2, ठीक है। तो ये सूर्य है, इसने बताया कि ये जो स्टार है ये बहुत बड़ा स्टार है, सूर्य की क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा, सूर्य की क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा वाला सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, लिलिटन, पक्का। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई स्टार सुपरनोवा में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका डाटा क्या है, सुपरनोवा में कब कन्वर्ट होगा, ये किसने बताया था, किसके द्वारा दिया गया था, एस चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता था। क्या थी एस चंद्रशेखर लिमिट, 1.4 मास ऑफ दी सन, ठीक है ना, एस चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता था। चलो है ना, हमने क्या देखा, उन्होंने बोला, लिलिटन ने क्या बोला कि भाई ये जो दूसरा स्टार है ना, इसकी लिमिट कितनी है, मतलब इसका साइज कितना है, सूरज से 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना बोल के चल रहे हैं, 1.5 गुना ज्यादा है। तो ये किस में बदलेगा, सुपरनोवा, रेड जाइंट के बाद ये क्या बनेगा, सुपरनोवा बनेगा, ठीक है। जब सुपरनोवा बनेगा तो धीरे से क्या होगा, ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद ये टूट जाएगा, टूटने के बाद ये क्या क्या बनता था, न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, याद आ रहा है ना, ठीक है। अब यही न्यूट्रॉन किस में तब्दील होता था,
ब्लैक होल में बनता था। अब इन्होंने बोला कि ये टूट के अलग अलग प्लैनेट्स बने, सारे इधर उधर चले गए, रिवॉल्व करने लगे, और ये ब्लैक होल जाके किससे टकराया, दूसरे वाले स्टार से टकराया, और दूसरे वाले स्टार का भी नाश हो गया, और इस वाले स्टार का भी क्या हो गया, विनाश हो गया। इस तरीके से आपके प्लैनेट्स और बाकी धूल के कण अस्तित्व में आए। जो धूल के कण आसपास रह गए थे, बहुत छोटे छोटे, जो प्लैनेट में नहीं बन पाए, कुछ तो बन गए एस्टेरॉइड्स, और कुछ अगर जुपिटर के उधर जा चुके थे तो वो किसके आसपास घूमने लगे, सैटर्न के आसपास घूमने लगे। किसके आसपास घूमने लगे, सैटर्न के आसपास घूमने लगे। देखो, बृहस्पति के अलावा शनि भी पीले रंग की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, किसके अलावा, बृहस्पति के अलावा शनि भी पीले रंग के भांति प्रतीत होता है, येलो टाइप का दिखता है। गोल्डन एक्चुअल में क्या कलर माना जाता है, गोल्डन। शनिदेव में अगर आप लोग जाते होगे तो काली कलर की प्रतिमा के साथ साथ गोल्डन वाली चीजें भी रहती है, कभी देखे हो, अगर टेम्पल वगैरह जाते होगे तो दिखा होगा। सौर मंडल में सबसे अनोखा ग्रह कौन सा है, शनिदेव। समझ में आ रहा है, सौर मंडल में सबसे अनोखा ग्रह कौन सा है, शनि है, सैटर्न है। इसके पास 7 खूबसूरत वलय हैं तथा अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूमने का समय कितना लगता है, रोटेशन स्पीड कितनी है, 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है ना, 10 घंटे 40 मिनट का समय लगाता है अपनी ही जगह पे रोटेशन करने के लिए। 7 क्या है इसके पास, रिंग्स हैं। देखो, वलय हमने बोले कि ये प्लेनेट के आसपास घूमने वाली चीजें हैं, लेकिन क्या नहीं बन पाई हैं, सैटेलाइट नहीं बन पाई हैं, उपग्रह नहीं बन पाई हैं। तो इसके आसपास जो चीज घूमती है, इतनी क्लोजली घूमती है कि ये क्या दिखती हैं, छल्ले दिखते हैं, रिंग्स दिखती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे देखेंगे, इसके उपग्रहों की संख्या 82 है, उसमें कितनी थी 79, इसके कितने हैं 82। एक्चुअल में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किसके हैं, जुपिटर के हैं, लेकिन मान्यता नहीं मिली है। मान्यता प्राप्त वाले कितने आ जाते हैं, सैटर्न के पास आ जाते हैं, वहां 79 थे, यहाँ कितने हैं 82। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं। देखो, यहां पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है वनडे एग्जाम्स, एसएससी रेलवे। एक है टाइटन, एक आपको मिलेगा टाइटेनिया, एक क्या मिलेगा, टाइटेनिया। तो इसमें कंफ्यूज करता है वो, टाइटन किसका उपग्रह है, सैटर्न का, टाइटेनिया अलग है, टाइटन अलग है। तो देखो, मिमस कहां है, मिमास, एंसेलेडस, डियोन, लेप्टस, रीटा नामक आदि क्या है इसके उपग्रह हैं। ये उपग्रह एक दिन में नहीं याद होंगे, 3-4 बार सुबह शाम चाय के साथ लोगे तब जाके याद होंगे। समझ में आ रहा है ना, तो 4-5 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा तभी याद होंगे, एक बार में ये चीजें याद नहीं होने वाली। ठीक है, अगर जिस तरीके से हम एक एक प्लेनेट के, हर एक प्लेनेट के एक एक इंपॉर्टेंट उपग्रह की बात करें, तो सैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह कौन सा आता है, टाइटन। ठीक है ना, बस ये याद रखना है आप लोग को, बाकी नाम भी माइंड में रखना है, लेप्टस, रीटा। ठीक है ना, ये सारे किसके उपग्रह हैं, आपके सैटर्न के उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। यह सूर्य के दूरी के अनुसार छठा उपग्रह है। जुपिटर के बाद कौन आता है हमारा, सैटर्न आता है, जिसकी सूर्य से दूरी बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सूर्य से दूरी याद रखना आप लोगों को नहीं है। आगे देखो, यह आकार में बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये पता होना चाहिए, और पता होगा जहां तक है। सबसे बड़ा जुपिटर, जुपिटर के बाद कौन सा है, सैटर्न। शनि सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर के बाद। क्लियर हो गया, दूरी वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, अर्थ की सारी चीजें याद रखना है कि भाई सैटर्न वगैरह या दूसरे प्लेनेट से कितनी दूरी है, ये हमें याद नहीं रखना। सभी ग्रहों में शनि का घनत्व सबसे कम है, सबसे हल्का है घनत्व इसका जो है वो क्या है, सबसे कम है घनत्व। देखो, पानी के घनत्व से भी कम माना जाता है, पूरा ही गैसियस माना जाता है इसको, ऐसा लगता है कि अगर इस पे पैर रखोगे तो ढह जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके की चीजें मानी जाती है किसमें, सैटर्न में। याद रखना, सारे प्लैनेट्स में सबसे कम डेंसिटी वाला, सबसे कम वॉल्यूम वाला कोई प्लैनेट है तो वो कौन है, सैटर्न। अंदर से क्या माना जाता है, खोखला सा माना जाता है। यह आकार, भार और संरचना में बृहस्पति के समान है, लेकिन बृहस्पति से अधिक ठंडा है। ऑब्वियसली सन से जिस तरीके से दूरी बढ़ते चली जाएगी तो उस तरीके से जो कोल्डनेस वाली लिमिट है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आकाश में शनि ग्रह पीले तारे के समान नजर आता है। यह अंतिम ग्रह है जो नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इट इज द लास्ट प्लेनेट विच कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। ठीक है ना, ये अंतिम ग्रह है, क्योंकि इसके बाद अगर आपको यूरेनस, नेपच्यून देखना है तो विदाउट टेलीस्कोप आप नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन ये लास्ट प्लेनेट है जो किसी पर, ऐसा नहीं कि जब मन चाहे तब निकल के देख लिए, किसी परिस्थितियों में जब अर्थ के साथ ये लीनियर मूवमेंट्स में आते हैं तो किसी विशेष परिस्थितियों में इनको आंखों से, नॉर्मल प्लेन आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। क्लियर है। शनि के अभी तक 82 उपग्रह ज्ञात हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, मैंने बोला हर एक उपग्रह एक इंपॉर्टेंस रखता है
तो शनि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है, चलो याद रहेगा, टाइटन नाम भी उतना मतलब ऐसा मतलब अनसुना नाम नहीं है, टाइटन की वॉचेस आती हैं तो आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, टाइटन उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट किसकी है? सैटर्न की है। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? यूरेनस के बारे में बढ़ेंगे। देखो टाइटन, आपको शनि के बारे में 2 ही 3 चीज याद रखनी है। जो इसकी 7 लेयर ऑफ रिंग्स पाई जाती हैं, दे आर दी डस्ट पार्टिकल्स। क्या है वो? धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चलो इसके बाद टोटल इसके उपग्रह कितने हैं? 82। जुपिटर के 79। एक्चुअल में, वास्तविकता में जुपिटर के ज्यादा उपग्रह। सोच पा रहे हो, हमारे पास एक चंद्रमा है, सैटर्न में जाओगे तो कितने चंद्रमा है? मतलब चंद्रमा जैसी चीज कितनी देखने को मिलेगी? 82। जुपिटर में जाओगे तो कितनी देखने को मिलेगी? 79। सोचो 79, लेकिन उतने बड़े भी हैं ये। समझ में आ रहा? 1300 गुना अर्थ, ऐसे 386 अर्थ समा सकती है किसके अंदर? जुपिटर के अंदर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं ये। चलो आगे देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट कौन सी थी? टाइटन। जुपिटर की सबसे नेचुरल सैटेलाइट इंपॉर्टेंट गैनीमेड। ठीक है, सबसे बड़ी भी है वो। जुपिटर के पहले मार्स की पेबोस और डीमोस। मार्स के पहले अर्थ की मून। मरकरी की नहीं है, वीनस की। और मरकरी, वीनस, अर्थ की हमने देख लिया, और मार्स की हमारे पेबोस और डीमोस। चलो नेक्स्ट आता है यूरेनस। दूरबीन की सहायता से सबसे पहला खोजा जाने वाला उपग्रह कौन सा है? अरुण। अरुण को ही क्या बोला जाता है? आपका यूरेनस बोला जाता है। ठीक है, विलियम हर्शेल। हर्शेल नाम याद आ रहा है? हर्शेल, ठीक है ना? तो हर्शेल के समय में टेलीस्कोप से सारी चीजें देखी गई थी। ने 13 मार्च 1781 एडी को इस ग्रह की खोज की थी। बिल्कुल याद नहीं रखना है आपको कि ये डेट की कब खोज की गई थी, बस याद रखो कि टेलीस्कोप की मदद से, दूरबीन की मदद से पहला खोजा जाने वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। इस ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन और मीथेन गैस के होने का पता लगाया गया है। हमने देखे हैं बाद वाले सारे ग्रह जो हैं वो कौन से स्टेट में हैं? गैसियस स्टेट में है। ठीक है ना? उधर वाले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को क्या बोला जाता था? टेरेस्ट्रियल। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को क्या बोला जाता है? गैसियस या जोवियन, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है इनको। इस ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इनकी खोज कब की गई थी? 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा। प्रथम आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? फर्स्ट मॉडर्न प्लैनेट भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक ग्रह। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मॉडर्न प्लैनेट। एसएमई के अंदर यहाँ पे बहुत मॉडर्नाइजेशन वाली चीजें चल रही हैं, है ना? ये प्लेनेट ऐसा था जिसको मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए खोजा गया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रथम आधुनिक ग्रह बोला जाता है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है जो सूर्य से 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर है। बिल्कुल याद नहीं रखना है, सीक्वेंस याद रखोगे उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, उतना काफी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? यूरेनस के बारे में हमने क्या देखा? यूरेनस हमने देखा कि ये पहला ऐसा ग्रह है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खोजा गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट आधुनिक ग्रह बोला जाता, फर्स्ट मॉडर्न प्लैनेट भी बोला जाता है। सूर्य से दूरी हमें याद रहेगी। शुक्र और अरुण के घूमने हमने पहले ही देख चुके हैं। किसके? वीनस और यूरेनस, ठीक है ना, के घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है। हमने पहले देखे सारे प्लैनेट्स किस दिशा में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये दो, इधर का दूसरा और लास्ट का दूसरा हमने याद किए थे ना, कौन कौन से? इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, मतलब वीनस और यूरेनस, इन दोनों की डायरेक्शन अलग ही है। किस तरीके से? पूर्व से पश्चिम, हमने पहले ही याद किए थे। इधर से भी दूसरा और लास्ट से भी दूसरा, ठीक है ना? इन दोनों की दिशा कैसी है? अपोजिट है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सभी ग्रहों के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व है। सारे ग्रह कौन से दिशा में घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट में घूमते हैं। लेकिन ये किस डायरेक्शन में घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है। यह आकार में सौर मंडल का तीसरा, वहां से सीक्वेंस चला आ रहा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये पैटर्न चला आ रहा है, वहां से याद रखोगे। इस ग्रह पर ठोस धरातल का पूर्णतः अभाव है। हमने देख चुके हैं कि इनको कौन सा प्लेनेट बोला गया है? गैसियस प्लेनेट ऐसे ही थोड़ी बोला गया है, ठोस धरातल ही नहीं है। उधर वालों को बोला गया है क्या? टेरेस्ट्रियल, धरातलीय ग्रह बोला गया है। क्यों? क्योंकि वहां धरातल मिलता है, यहाँ धरातल नहीं मिलता है। शनि तो ऐसा पूरा गैसियस प्लेनेट है, ठीक है ना, अंदर से क्या है? शनि खोखला है, ठीक है। सतह का औसत तापमान कितना है? -197 डिग्री सेल्सियस। इस ग्रह का वायुमंडल घना है जिसमें मीथेन गैस की प्रधानता, हाइड्रोजन
और हीलियम गैसेस ज्यादा है। यहाँ के वायुमंडल में कौन सी गैस मिल रही है आपकी? मीथेन गैस की प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण यह हरे रंग का नजर आता है। यहाँ का इसका कलर याद रखोगे, सैटर्न का भी गोल्डन सा कलर, सैटर्न का कौन सा कलर था? गोल्डन, येलो येलो लिखा हुआ था, लेकिन कौन सा कलर रखोगे? गोल्डन कलर। यूरेनस का कौन सा कलर रखोगे? हरा रंग। ठीक है, यूरेनस का कौन सा कलर रखेगा? ग्रीन कलर, ग्रीन इन कलर नजर आता है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को क्या? यूरेनस। मत बोलना कि ये ब्लू दिख रहा है, ठीक है ना? हाँ, वो हरा सा कलर रहेगा, वो इसमें दिखने के लिए इस तरीके से दिख रहा है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है, जो इसके सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। सबसे खास बात क्या है? यह अपने, जैसे अर्थ अपने अक्ष पर 23.5, कल हम ग्लोब की सहायता से ये देखेंगे कि किस तरीके से अपनी अक्ष पर कोई चीज झुकी रहती है, टिल्टेड रहती है। कल ग्लोब के थ्रू दिखाऊंगा, जब अर्थ शुरू करेंगे तो एक ग्लोब की सहायता से ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। यह अपनी अक्ष पर बहुत ज्यादा टिल्टेड है। सबसे ज्यादा टिल्टेड कौन सा है? यूरेनस, ठीक है ना? सबसे ज्यादा टिल्टेड अगर अपनी अक्ष पर है तो वो कौन सा प्लेनेट माना जाता है? यूरेनस माना जाता है, ठीक है ना? द मोस्ट टिल्टेड प्लेनेट इन इट्स ऑन एक्सिस इज यूरेनस। इसीलिए यही इसकी क्या है? उल्लेखनीय विशेषता है। आगे देखेंगे, जब टिल्टेड वाली चीज अर्थ के हिसाब से पढ़ेंगे ना, तब ज्यादा क्लियर होगी। देखो, अपने एक्सिस पे टिल्टेड होना मतलब दो चीज आती है। एक एक्सिस पे टिल्टेड, जैसे अर्थ है, ये देखो, ये मान लो ये क्या है? हमारी अर्थ है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? अर्थ की अपनी अपनी एक एक्सिस होती है, जैसे मान लो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है ना? चलो, अब होता क्या है कि एक उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट मानते हुए ये अपनी जगह से क्या होती है? थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। इनकी जो एक्सिस होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? टिल्टेड हो जाती है। इनकी एक्सिस क्या रहती है? टिल्टेड। समझना, ये समझे आप? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक्सिस थोड़ी सी क्या हो जाती है? टिल्टेड हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है आपकी अपनी एक्सिस टिल्टेड होना। और डिटेल में देखेंगे जब अर्थ में पहुंचेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? आगे देख रहे हैं इसी पे। इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इसके सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 84 वर्ष लगते हैं। तथा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। इसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 27। इसके प्राकृतिक उपग्रह याद रखोगे, दे हैव 27 नेचुरल सैटेलाइट। अपनी जगह पे घूमने में 17 घंटे 14 मिनट, सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष, 84 ईयर्स लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली उतना ज्यादा टाइम ज्यादा लगते जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इसके आगे की चीजें देखेंगे हम। इसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, मिरांडा, एरियल, ओमिब्रल और ओबेरॉन, ठीक है ना? ओबेरॉन, मिरांडा, एरियल। एरियल इसका प्रमुख उपग्रह है। अम्ब्रेला, ठीक है। ये इसके क्या है? इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? याद रहेगा, मिरांडा, एरियल और ओबेरॉन, ये तीन नाम याद रखना। ये तीन इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट आती हैं किसकी? यूरेनस की। टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? 27। टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? 27, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अभी तक यहां पढ़े। मरकरी के कितने प्राकृतिक सैटेलाइट? 0। वीनस के, अर्थ के 1। नाम? मून। अर्थ क्या है? मार्स है। मार्स के पेबोस और डीमोस, ठीक है। जुपिटर के 79। सबसे इंपॉर्टेंट गैनीमेड हो गया, यूरोपा होगा, ठीक है, अलग अलग आ जाते हैं। सैटर्न के 82। सबसे इंपॉर्टेंट टाइटन, ठीक है। यूरेनस के 27। सबसे इंपॉर्टेंट एरियल, ठीक है ना? और अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एरियल हो गया, मिरांडा हो गया, ओबेरॉन हो गया, ओबेरॉन, ठीक है। ये सारे क्या हो जाते हैं? इसके इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। किसके? यूरेनस के, ठीक है। अब लास्ट हमारा प्लेनेट चल रहा है कौन सा? नेपच्यून, ठीक है। लास्ट प्लेनेट कौन सा हमारा? अरुण के बाद वरुण, नेपच्यून, ठीक है। देखो, डिस्कवर्ड 23 ऑफ सितंबर 1846, बिल्कुल याद मत रखना। डिस्टेंस फ्रॉम सन लास्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल पीरियड मतलब अपने ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिट में जो घूम रहा है, सन के रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, ये परिक्रमा की बात कर रहा है। रेवोल्यूशन कितने ईयर?
165 ईयर। समझ पा रहे हो कितनी दूरी है? 165 साल लग रहे हैं सूर्य के एक परिक्रमा करने में। डिस्कवरी साइट बर्लिन ऑब्जर्वेटरी, ये किसी का नाम नहीं है, बर्लिन की ऑब्जर्वेटरी, अलग अलग लेबोरेटरीज होती हैं, जैसे कि इंग्लैंड की तरफ आप देखोगे एक बेल लेबोरेटरीज हैं, वहां पे बहुत सारे क्या किए जाते हैं, इन्वेंशंस किए जाते हैं। उसी तरीके के लिए बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में इसकी क्या की गई है, क्योंकि इनको खोज करने के लिए बहुत बड़े बड़े उपकरण लगते हैं, गैजेट्स लगते हैं, जो किसी एक व्यक्ति के लिए लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे होता है ना, सुविधा कराई जाती है कि आप हमारे यहाँ, जैसे स्टूडियोज होते हैं, आप जाओ वहां रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, उसी तरीके से ये ऑब्जर्वेटरी होती है, आप जाओ वहां पे प्रशिक्षण कर सकते हो, ठीक है। डिस्कवरर्स अरेबियन ली वेरियर और जोहेन गॉट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, आप लोग को ये नाम अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। जॉन एडम्स, ठीक है, जॉन कॉच एडम्स भी नाम आता है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके मून्स मतलब इसके आपको प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहा है, इसके नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा है। इसके कौन? नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। ट्रिटॉन, थैलासा, प्रोटेयस, ये पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी या रेलवेज के किसी वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। नेराइड, ठीक है, हिपोकैम्प और डेस्पिना, ठीक है ना। चलो इतने नाम याद रखोगे, इनमें से एक आध याद रखना। ट्रिटॉन नाम याद रखोगे, ट्राइटन, ट्राइटन नाम अक्सर आ जाता है, या ट्रिटॉन भी लिखता है कहीं कहीं हिंदी में, ठीक है। नेराइड और थैलासा, प्रोटेयस पूछा गया है एग्जाम्स में, तो प्रोटेयस नाम भी याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? 2-4 बार पढ़ोगे तभी होंगे ये नाम याद, 3-4 बार रिवीजन करने के बाद ऑटोमेटिक माइंड में बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। नेपच्यून के बारे में इतना ही देखना है, ये सारी चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती हैं। क्या नाम याद रखोगे? देखो इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 165 ईयर्स, मतलब सन का रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है? 165 वर्ष, ठीक है। ये वाली चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ट्राइटन, थैलासा, प्रोटेयस और हिपोकैम्प, ये 2-4 नाम याद रखोगे तो 4 बार रिवीजन करेंगे हम, तो ऑटोमेटिक ये सारे नाम क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है, पता होगा आप सभी को, जिसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलक जोहान गैल ने की थी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य से इसकी दूरी 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर तथा सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगाता है। बस इतना याद रखना कि रेवोल्यूशन पीरियड कितना है इसका? 165 ईयर्स है। यह ऑब्वियसली सबसे दूर है, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? नेपच्यून। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाने के साथ ही यह अत्यधिक दूरी के कारण सबसे ठंडा ग्रह है। अरुण और वरुण ग्रह काफी धुंधला है। क्या है? धुंधला है, और जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमने लास्ट में देख लिया है। यूरेनस और नेपच्यून को वी कांट सी बाय नेकेड आइज, हमें टेलीस्कोप, दूरबीन वगैरह की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो, खगोल विज्ञान में दूरबीन के आने के बाद इन दोनों ग्रहों की खोज हुई है। इस ग्रह पर ठोस धरातल का अभाव है, हमने पहले ही देख चुका है। इनको ऐसी गैसियस प्लेनेट नहीं बोला जाता। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग पीत मिश्रित हरा है। इसका रंग, अरुण और वरुण दोनों का रंग कैसा पाया जाता है? थोड़ा सा ग्रीनिश कलर पाया जाता है, ठीक है ना। अरुण और वरुण दोनों का कलर कैसा पाया जाता है? येलोइश ग्रीन पाया जाता है, पीत मिश्रित हरा पाया जाता है। तो आप ग्रीन कलर बस याद रखोगे। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? इसके भी वाइजर 2, इसके लिए भी मिशन का नाम आ जाता है। कौन सा? वाइजर 2। हमने उपग्रह देख चुके हैं, थलासा, प्रोटिस, गैलेटो, है ना, डेस्पिना, हिपोकैम्प, ये सारे कुछ क्या है? नेपच्यून के कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह है। टोटल उपग्रहों की संख्या 14 है। आप लोग को ये संख्या याद रखनी है, संख्या पूछता है, ठीक है ना। किसके 87, किसके 82 है, किसके 79 है, 27 है और 14 है। ये सारी संख्या अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। नाम पूछे ना पूछे, नाम भी आजकल पूछने लगा है, ठीक है। तो ये एक चार्ट है, आप लोग बना सकते हो। इससे आप लोग को क्या हो जाएगा? ग्रह याद हो जाएंगे, ठीक है। क्या याद हो जाएंगे? ग्रह याद हो जाएंगे। देखेंगे हम, अर्थ का केवल एक ही है। अर्थ के कितने हैं? केवल एक ही है। नाम क्या है? मून। मार्स के 2 है, नाम क्या है? पेबोस और डीमोस। जुपिटर के टोटल कितने हैं? 79। लो याद किए थे, यूरोपा याद किए थे, गैनीमेड लार्जेस्ट वन, कैलिस्टो एक्सेट्रा। सैटर्न के कितने हैं? 82। मिमास, एनक्लेडोस, टेथीस, डियोन, रिया, टाइटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और सबसे बड़ा भी है, लेपेटस एक्सेट्रा। यूरेनस के कितने हैं? 27। देखो यूरेनस में कौन सा नाम दिख रहा है आपको? टाइटेनिया। और सैटर्न में कौन सा नाम दिखा था? टाइटन का नाम दिखा था। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो याद रखना, टाइटेनियम किसका है? यूरेनस का है। और टाइटन किसका है? अरे बोलो,
सैटर्न का है, लिखने पे ही मत ध्यान दो, ठीक है। टाइटेनिया, ओबेरॉन, पग, द टेम्पेस्ट, एरियल, ठीक है, मिरांडा, कैलिबन, साइकोक्रेक्स, प्रोस्पेरो, स्टेबोस, अलग अलग नाम आते हैं, आपको 2-4 नाम बस याद रखने है ना। चलो इसी तरीके से नेपच्यून के कितने हैं? 14। अभी हमने देखे नेपच्यून के कितने हैं? 14। नेड, थैलासा, डेस्पिना, गैलेटिया, लेरिसा, प्रोटियस, ट्राइटॉन, इसके टाइटेनिया, इसका टाइटन और इसका ट्राइटॉन, नेरेड, हेलीमेड, साओ, लाओमेडिया एक्सेट्रा। अलग अलग क्या मिलते हैं आप लोगों को? इसके नेचुरल सैटेलाइट्स मिलते हैं। तो इतने याद है। मरकरी और वीनस के हैं क्या? मरकरी और वीनस के कितने हैं? 0, 0, नो नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। इनमें से अब सन के पास सबसे ज्यादा कौन है? मरकरी। सन के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? इसलिए मरकरी सबसे ज्यादा गर्म है? नहीं, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन है? क्यों? क्या एटमॉस्फेयर मिलता है? क्या मरकरी में एटमॉस्फेयर मिलता है? नहीं मिलता। मरकरी का खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, खुद का क्या आर्टिफिशियल भी नहीं है। मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि वीनस का एटमॉस्फेयर है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा। आप संकल्प स्टडी सर्कल की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स में जाएंगे तो आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, डाले जा चुके हैं, ठीक है। ग्रहों के क्रम हमें देखो ये चीजें याद करनी है अब, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे? पृथ्वी से दूरी के अनुसार। पृथ्वी के दूरी के अनुसार याद करोगे तो शुक्र क्या है? शुक्र क्या बोलते हैं? शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे? अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरीके से आता है ना। तो अर्थ है सबसे पहले। अर्थ के पास क्या है आपका? हमने पहले देखे राइट लेफ्ट, इस तरीके से याद किए थे। तो अर्थ से निकटतम अर्थ के सबसे ज्यादा पास कौन सा ग्रह है? वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। तो वही चीज आएगी। देखो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबको याद है? एक एक करके पूछ लूं? पक्का? ठीक है। क्या है सबसे पहले? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। आगे बढ़ेंगे आकार के अनुसार। तो पहले उधर के 4 का नाम ले लो, ठीक है। क्या नाम आएगा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? हमारी पृथ्वी, अर्थ, फिर उसके बाद वीनस, मार्स, मरकरी, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? अर्थ, अर्थ के बाद वीनस, मार्स, मरकरी, ठीक है। वही जो निकटतम वाली जो चीज थी, सेम वैसी ही चीजें आएंगी। द्रव्यमान मतलब मास के अनुसार। तो हमने देखा सबसे ज्यादा द्रव्यमान जुपिटर, सबसे ज्यादा द्रव्यमान जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर उसके बाद नेपच्यून। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है, पहले कौन आ जाता है? नेपच्यून, और फिर यूरेनस। बाकी चीजें सेम, अर्थ, शुक्र, मंगल और मरकरी, ठीक है। मंगल मतलब मार्स और मरकरी। समझ में आ रहा है? ये याद रहेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस हैं, जैसे द्रव्यमान मास के अनुसार कौन सा पहले आ चुका है? नेपच्यून पहले आ गया। बाकी हर जगह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आता है। यहाँ पे यूरेनस पीछे चला जाता है, मतलब अरुण, वरुण, मतलब वरुण आगे आ गया, अरुण पीछे चला गया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को डायरेक्ट याद करनी होगी। हम ऑलरेडी ये वाली भी याद कर लिए, सूर्य से दूरी भी याद है, आकार के हिसाब से भी, द्रव्यमान मास के हिसाब से एक चेंजेस हो जाता है, वो चेंजेस याद रखना। नेपच्यून थोड़ा सा यूरेनस के पहले आ जाता है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है? चलो वो 4 चीजें देखने को मिलती हैं। अब बहुत सालों पहले तक हमें ये पढ़ा जाता था कि टोटल कितने प्लेनेट हैं? 9 प्लेनेट हैं। नवग्रह की पूजा हुआ करती थी, और जो 9वां प्लेनेट था वो कौन सा था? प्लूटो। 9वां प्लेनेट कौन सा था? प्लूटो। लेकिन इन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने, IAU ने क्या किया है? प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? कुछ देखेंगे। देखो 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, IAU बोला जाता है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है ना। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया है? प्लूटो की ग्रह स्थिति को हटाने के लिए मतदान किया, जिसमें से एक पॉइंट आया निकल के कि प्लूटो को ग्रहों से क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। IAU ने एक खगोलीय पिंड को ग्रह कहे जाने के लिए 3 स्थितियों की परिभाषित किया है। IAU ने बोला
कि अगर कोई प्लूटो मतलब कोई खगोलीय पिंड को, कोई सेलेस्टियल बॉडी को अगर आप ग्रह बोल रहे हो, प्लेनेट बोल रहे हो, तो उसके लिए प्रॉपर कितनी कंडीशन होनी चाहिए? 3। प्लूटो के साथ दिक्कत क्या हुई थी, ये अपना ऑर्बिट कभी कभी चेंज कर देता था। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमना है। 3 कंडीशन देखे ना अपन ने IAU, तो इनमें से एक कंडीशन क्या है कि फॉर बीइंग अ प्लेनेट, किसी प्लेनेट होने के लिए एनी सेलेस्टियल बॉडी हैज टू बी अ फिक्स्ड ऑर्बिट, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी खगोलीय पिंड की एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्लियर है? लेकिन प्लूटो क्या करता था, पाया गया बहुत दूर था, प्लूटो क्या करता था, अपनी जो पाथ है उसको क्या कर देता था, चेंज कर देता था, जो सन के रोटेशन की पाथ है। IAU द्वारा निर्धारित 3 शर्तें हैं। देखो 3 शर्तें पढ़ो। इसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य का क्या करना है, रेवोल्यूशन करना है। लगभग गोलाकार आकार प्राप्त करने के लिए यह काफी बड़ा होना चाहिए, साइज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तीसरा, इसे अपनी कक्षा को साफ रखना होता है। कक्षा साफ मतलब झाड़ू वाड़ू नहीं लगाना, अपने पथ में घूमने की बात कर रहा है। यानी वह वस्तु होनी चाहिए जो अपनी कक्षा के भीतर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालती हो। मतलब अगर उसके ऑर्बिट में आए तो कुछ भी चीज उसके सरफेस तक पहुंच जाए। जैसे अगर अर्थ के ग्रेविटेशन में कुछ भी चीज आएगी तो अर्थ का सरफेस उसको नीचे खींच ही लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे मतलब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके वायुमंडल में, है ना, उसके एटमॉस्फेयर में वो चीज उसके पास होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। कक्ष को साफ रखने का मतलब बस यही है कि वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमे और एक फिक्स्ड ग्रेविटेशनल फोर्स उसका होना चाहिए। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया गया? प्लूटो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर अपने दूरी को चेंज कर लेता था। ठीक है, क्या पॉइंट याद रखोगे? नेपच्यून के ग्रेविटेशन में आके कभी जब नेपच्यून पास आता था तो धीरे से नेपच्यून के पास चला जाता था, नेपच्यून दूर होता था तो नेपच्यून से वापस अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता था। प्लूटो कुइपर बेल्ट में जमी हुई वस्तुओं के साथ अपनी कक्षा साझा करता था। अपनी कक्षा मतलब अपना ऑर्बिट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये बात आती है कि कुइपर बेल्ट क्या है। ठीक है ना? कुइपर बेल्ट समझो, जैसे यहां पे आप लोग को ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट दिख रहा है ना, ठीक है, उसी तरीके से एकदम लास्ट में यहां पे क्या मिलता है, प्लूटो के बाद आपको एक बेल्ट देखने को मिलता है। वो बेल्ट कौन सा है? कुइपर बेल्ट। क्या बोला जाता है? कुइपर बेल्ट। ये दिख रहा है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है क्या? कुइपर बेल्ट। ये भी क्या है? कुछ नहीं, डस्ट पार्टिकल्स ही हैं उस तरीके के, लेकिन एकदम लास्ट में एक डस्ट पार्टिकल का बेल्ट कहां मिलता है आपको? मार्स और जुपिटर के बीच में एक मिलता है एकदम लास्ट में। बोला जाए लास्ट प्लेनेट कौन सा? नेपच्यून के बाद लास्ट प्लेनेट तो अब नेपच्यून ही है। प्लूटो को हटाया जा चुका है। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? अभी और डिटेल में देखेंगे कुइपर बेल्ट क्या होता है। तो हमने क्या देखा, प्लूटो को क्यों हटाया गया। ठीक है, क्यों हटाया गया प्लूटो को? पहला, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उसका उतना स्ट्रांग नहीं था। नेपच्यून के जब पास आता था तो अपना ऑर्बिट चेंज कर देता था और नेपच्यून के पास हो लेता था। और जब नेपच्यून से दूर रहता था तो किससे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता था? कुइपर बेल्ट से अट्रैक्ट हो जाता था। समझ में आ रहा है? कुइपर बेल्ट के कारण ये देखो क्या चेंज कर लेता था। प्लूटो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है। प्लूटो कुइपर बेल्ट में जमी हुई वस्तुओं के साथ अपनी कक्षा साझा करता है, मतलब अपनी ऑर्बिट चेंज कर देता था, कभी कुइपर बेल्ट की ऑर्बिट में चला जाता था। परिणाम स्वरूप प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौना ग्रह, ठीक है ना, कहा गया, क्योंकि बौने ग्रहों को केवल अन्य 2 शर्तों का पूरा करना ही आवश्यक होती है। ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया। क्या बोला गया? ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट के लिए कोई भी 2 शर्तें होंगी तो काफी है, मतलब छोटा ग्रह माना गया, उस तरीके की ग्रहों की संज्ञा में नहीं रखा गया। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर कभी कल को क्वेश्चन आता है कि प्लूटो को क्यों हटाया गया, तो आप लोग बोलोगे IAU द्वारा। किसके द्वारा? IAU। क्या है IAU का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा यह बोला गया कि भैया 3 कंडीशन होनी चाहिए। अपना ग्रेविटेशन होनी चाहिए, एक फिक्स्ड पाथ होनी चाहिए, सूर्य का परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा तो कर रहा है लेकिन इन भाई साहब का फिक्स्ड पाथ भी नहीं है और प्लस फिक्स्ड ग्रेविटेशन भी नहीं है, ऑर्बिट चेंज कर लेता है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फाउंडेड कब हुआ है? 1919। इसका काम क्या है? मिशन टू सेफगार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा सारे इन मिशंस को करना। इट रिजर्व्स एज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी फॉर assigning designations to celestial bodies and surface features on them। किसको प्लेनेट बनाना है, किसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलना है, नामकरण जो देखते हो ना कि ये इजिप्टा और टाइटन, टाइटेनिया, गैनीमेड, ये सारा काम कौन करता है? यही करते हैं
लास्ट पॉइंट देखेंगे आज की क्लास का, कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट क्या है? देखो सबसे पहले कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर बर्फीले पिंड का एक वलय है। वलय अभी हमने देखा जो घूम तो रहे हैं आसपास, लेकिन क्या नहीं बन पाए? प्लेनेट नहीं बन पाए, नेचुरल सैटेलाइट नहीं बन पाए, उपग्रह नहीं बन पाए। ठीक है, द कुइपर बेल्ट इज अ रिंग ऑफ आइसी बॉडीज। 10 पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन इतनी दूर है सन के, नेपच्यून से भी बाहर, ठीक है ना, इतनी दूर है कि ये क्या बन गए हैं? आइस में कन्वर्ट हो गए। आइस बॉडीज आउटसाइड ऑफ नेपच्यून्स ऑर्बिट। ठीक है ना, किसके बाहर है? नेपच्यून के बाहर है। प्लूटो इज द मोस्ट फेमस कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। अब प्लूटो को भी क्या बोला जाता है? कि कुइपर बेल्ट के ही ऑब्जेक्ट में घूमने वाला एक ड्वार्फ प्लेनेट है। समझ में आया? क्लियर हो गया? प्लूटो भी क्या है? कुइपर बेल्ट के आसपास ही घूमने वाला एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? कुइपर बेल्ट क्या है? कुइपर पेटी किसे कहेंगे? किसे कहेंगे कुइपर पेटी? आईसी बॉडीज नेपच्यून के बाहर घूम रही हैं। ठीक है, वलय मतलब हमने देख लिया, टर्नआउट्स ही हैं। ये क्या होते हैं टर्नआउट्स? जो घूम तो रहे हैं लेकिन प्लेनेट या नेचुरल सैटेलाइट में नहीं बन पाए हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ये क्या है देख लो। यहाँ पे आप लोगों के मिलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, और ये पास में है तो इसलिए आईसी बॉडीज नहीं है। और ये क्या है? आपके पूरी की पूरी आइस बॉडीज हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? कुइपर बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।